हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। अगले पार्ट में आपका स्वागत है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं फिर। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई दंड चुंबक तो बराबर हिस्सों में काट दी जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन डी यथावत रहेगी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यथावत रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं चुंबक की। तो चुंबक जो होता है वो छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, जिन्हें मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं। और जब हम किसी चुंबक को काटते हैं तो हर चुंबक एक नया चुंबक बन जाता है, और इस नए चुंबक का नया नॉर्थ पोल होता है और नया साउथ पोल होता है। तो दोस्तों किसी चुंबक को तो बराबर भागों में काटा जाए या फिर कितने भी भागों में आप काट दो, तो चुंबक की ध्रुवीय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि चुंबक जो होता है उसका मैग्नेटिज्म कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो या तो हम उसको जला दें, चुंबक को गर्म करने पर हो जाता है, और हम उसको या चोट मारने पर भी हो जाता है। और बात करें कि फर्स्ट नेचुरल जो चुंबक था जो हमें मिला था वो है मैग्नेटाइट, जिसको वो मैग्नेटाइट जो होता है वो आयरन का इसका है। और दोस्तों जो इसकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी का अध्ययन जिसने किया था वो था विलियम गिलबर्ट था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए परावैंगनी, ऑप्शन बी अवरक्त, ऑप्शन सी सूक्ष्म, ऑप्शन डी मिलीमीटर तरंग। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग की बात करें तो इसकी खोज हेनरिक ने की थी, और रेडियो तरंग की बात करें तो इसकी खोज मार्कोनी ने की थी, और अवरक्त तरंगों की बात करें तो इसकी खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। और सूक्ष्म तरंगों के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रडार में किया जाता है और घरेलू उपयोग में भी किया जाता है इसका योग। और अवरक्त तरंगों की बात करें तो इसका उपयोग कोहरे में आर पार देखने में किया जाता है, और रिमोट सेंसिंग में भी अवरक्त तरंगों का यूज किया जाता है। टीवी रिमोट कंट्रोल, जो टीवी का रिमोट होता है उसमें अवरक्त तरंगों का यूज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाज़ों में समय मापने में प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। ऑप्शन ए सोनोमीटर, ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी बोलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रोनोमीटर। अब दोस्तों स्वरमापी सोनोमीटर की बात करें तो इसका उपयोग फ्रिक्वेंसी निर्धारण करने में किया जाता है, और बोलोमीटर तेज मापी का जो यूज होता है उसका उपयोग टेम्परेचर मापने में किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण मापने में। और धारामापी गैल्वेनोमीटर की बात करें तो इसका उपयोग किसी परिपथ सर्किट में करंट या धारा है या नहीं इसका पता लगाने में किया जाता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतल द्रव्य है। सुपर कूल्ड लिक्विड। ऑप्शन ए आइसक्रीम, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी लकड़ी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी कांच। अब बात करें कि सुपर कूल्ड लिक्विड होता क्या है। सुपर कूल्ड लिक्विड वो होता है कि जब किसी भी लिक्विड को हम किसी पात्र में अगर धीरे धीरे ठंडा करें तो वह लिक्विड अपने फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी बिना क्रिस्टल के हुए पहुंच जाता है। यह क्रिया कहलाती है सुपर कूल्ड। इसका बेस्ट एग्जांपल है कांच। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए बाष्पोत्सर्जन के दौरान, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऑप्शन सी विसरण के दौरान, ऑप्शन डी परासरण के दौरान। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को हमें देते हैं। और ऑक्सीजन की बात करें तो वो पानी के अणुओं से निकलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए उच्च गलनांक अल्प प्रतिरोध, ऑप्शन बी अल्प गलनांक अल्प प्रतिरोध, ऑप्शन सी अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन डी उच्च गलनांक उच्च प्रतिरोध। सो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध। अब बात करें फ्यूज की, तो फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो किसी उपकरण या सर्किट को हानि से बचाता है। इसका उपयोग हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करके किया जाता है। जब ज़्यादा करंट पास होती है, हीट जनरेट होती है, तो यह मेल्ट हो जाता है। और इसके लिए हम जो धातु यूज करते हैं वो टिन और सीसा यूज करते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसका प्रयोग लोहे पर कलई चढ़ाने या गैल्वेनाइज के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी पारा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी जस्ता। गैल्वेनाइजेशन का नाम काफ़ी है, इसको यस्दीकरण भी बोलते हैं, गैल्वानीकरण भी बोलते हैं, यशद लेपन भी बोलते हैं। इसका यूज जो किया जाता है वो है जंग लगने से बचाता है। किसी भी धातु को या लोहे इस्पात आदि को जंग लगने से बचाने में इसका यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यदि तांबे के तार को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 गुना, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी दोगुना, ऑप्शन डी आधा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी दोगुना, क्योंकि किसी चालक का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध R बराबर रो एल वाई होता है, जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी ऐसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और चालकता की बात करें तो वह है प्रतिरोधकता, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है विशिष्ट प्रतिरोध, उसका उल्टा होता है। और किसी भी चालक का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है, वह नहीं बदलता। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 2 सेकंड, ऑप्शन सी आधा सेकंड, ऑप्शन डी 1.5 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है और इसकी लंबाई की बात करें तो वो 1 मीटर होती है। अब अगर इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वह टाइम पीरियड की आधी उल्टी हो जाती है। टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो 1/2 हर्ट्ज होती है। फ्रिक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। एसी करंट को डीसी करंट में कौन बदलता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी डायनामो, ऑप्शन सी ऑसिलेटर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर, दिष्टकारी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी रेक्टिफायर। अब जनरेटर की बात करें तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो मोटर होती है वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। और ईंधन सेल या बैटरी की बात करें तो वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और माइक्रोफोन की बात करें तो वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब डैम की बात करें तो डैम स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कांच। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी जल। अब विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा वह होती है किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वह उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा होती है। और विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है वह जूल पर केजी पर केल्विन होता है। अब विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो यूरेनियम जो होती है वो ठोस है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है 27.7 जूल पर मोल केल्विन। और पानी वेपर वाष्प की बात करते हैं तो वह 37.47 होती है,
और लिक्विड की बात करें पानी की तो वह 75.32 होती है, और बर्फ़ की बात करें तो वह 38 होती है, तांबे की 24.47 और सीसा की 26.4 होती है। तो दोस्तों निम्नलिखित ऑप्शनों में जल की सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम। अब न्यूटन की गति के नियम की बात करें तो इसने 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, परिभाषा को बताता है बल्कि डेफिनेशन को देता है। और द्वितीय नियम की बात करें तो वह है संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, वह बल के परिमाण को बताता है। और तीसरे नियम की बात करें तो वह है रूल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल की बात करें तो वह है जैसे रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है, पेड़ के हिलने से उसके फल टूट कर गिर जाते हैं। ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर काम करते हैं। और द्वितीय नियम की बात करें तो क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को जब कैच लेता है तो वह अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है ताकि उसे चोट नहीं लगे। और गति के तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तीसरे नियम के एग्जाम्पल की बात करें तो वह है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, और कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिर जाना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये गति के तीसरे नियम के एग्जाम्पल हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है, ऑप्शन बी भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, ऑप्शन सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, ऑप्शन डी भार और द्रव्यमान दोनों समान रहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार जो होता है वह होता है mg, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान तो फिक्स रहता है, त्वरण जो होता है वह पृथ्वी के त्वरण का 1/6 भाग होता है। तो जितना भार व्यक्ति का पृथ्वी पर होता है उससे 6 गुना कम भार चंद्रमा पर होता है। जैसे पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार 60/6 10 किलो ही होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारने नहीं होता क्योंकि? ऑप्शन ए उसमें उच्च प्रतिरोधक क्षमता होती है, ऑप्शन बी का शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है, ऑप्शन सी वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समव्रत परिपथ नहीं बनता है, ऑप्शन डी उसके पैर शुभ विद्युत रोधी होते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समव्रत पथ या कंप्लीट पथ नहीं बनता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बहना ही करंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वह कम रेजिस्टेंस वाला पाथ चुनते हैं। अगर किसी परिपथ में, तो दोस्तों हम बात करते हैं चिड़िया की, तो चिड़िया वायर के साथ कंपेयर करते हैं तो वह वायर के कंपैरिजन में कम चालक वाली होती है। तो जो करंट होता है वो है उस चिड़िया से पार ना होके चालक तार से ही बहता है। चिड़िया उसे ज़्यादा प्रतिरोध देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो करंट के बहने के लिए 2 तार चाहिए होते हैं, एक तो करंट वाला, एक फेज वाला। चिड़िया केवल एक ही तार पर बैठी होती है। यदि चिड़िया के
अलावा अगर हम बैठ जाएं, चिड़िया की जगह अगर हम बैठ जाएं तो भी हमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा भी सर्किट पूरा नहीं है। अगर हम किसी और वस्तु को अगर पकड़ लेते हैं, यदि किसी पिलर या पोल को पकड़ लेते हैं तो हमारा सर्किट पूरा हो जाता है, तो हमें बहुत तगड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों एक तार से सर्किट पूरा नहीं होता है। सर्किट पूरा करने के लिए यदि हम अगर दूसरा तार भी पकड़ लेते हैं तो हमें बहुत तगड़ा करंट लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।